स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्वस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज। ठीक है, एक्वस का प्रोडक्शन और ड्रेन आउट कैसे होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि एक्वस हमने नाम सुना है ना, एक्वस ह्यूमर, जो हमारी आई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्वस ह्यूमर होता क्या है। तो एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस ह्यूमर इज ए क्लियर colorless watery solution that fills the anterior and posterior chamber of eye। मतलब जो एक्वस ह्यूमर है वो एक क्लियर कलरलेस एक वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारे आई के एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को फिल करता है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कितना है? तो इसका वॉल्यूम जो होता है अराउंड 0.31 ml के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें से 0.25 ml एंटीरियर चैम्बर में है और जो रिमेनिंग 0.06 ml है वो पोस्टीरियर चैम्बर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो लिक्विड है और क्या होती है, जो रेज होती है, सनलाइट होती है, वो हमारी आई से होकर जाती है। तो उस एरिया में हमारा क्या है, जब वो जो रेज है, रेज की जो पाथवे है, पाथवे के बीच में हमारा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.336 के बराबर होता है और उसकी जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, वो वाटर से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हाइपर ऑस्मोसिस होगा टू द प्लाज्मा। ठीक है, अब बात आती है पीएच। इसका पीएच है 7.2, मतलब ये कैसा है, बेसिक है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन कितना होता है, ठीक है, तो 2 to 3 माइक्रोलीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में कम से कम 2 से 3 माइक्रोलीटर एक्वस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो इसमें 99.9 वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन अराउंड 5 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें क्या एक्वस से प्लाज्मा कंसंट्रेटेड वेरी करेगा, 0.08 से लेके 3.14 तक वेरी कर सकता है। नॉन कोलाइडल कॉन्स्टिट्यूट होंगे जिसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एस्कॉर्बेट होगा, पायरुवेट होगा, लैक्टेट आर मच हायर while urea and glucose are much less than plasma। ठीक है, इसमें इनुलिन होगा, स्टेरॉइड्स होगा, प्रोस्ट एंड ग्लैंडिस होंगे और साइक्लिंग एएमपी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर के। हमारा जो एक्वस ह्यूमर है उसका फंक्शन क्या है, तो क्या है ये, इन्फ्लेट द ग्लोब, मेंटेन स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। ये किसमें है, ये है आईओपी, इंट्रा ओकुलर प्रेशर को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। मतलब जो हमारा एक्वस ह्यूमर का मेन फंक्शन क्या है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर को मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होना, ठीक है, क्लियरिंग फंक्शन और ऑप्टिकल फंक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हमारा जो एक्वस ह्यूमर है ये सबसे ज्यादा क्या करता है, ये हमारे ऑप्टिकल फंक्शन और साथ साथ आईओपी जो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और साथ साथ क्लियरिंग फंक्शन, मतलब जो हमारी आईज में जो फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ भी हैं उनको क्या करता है, उनको क्लियर करता है। ठीक है, अब आता है हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ एक्वस, कि हमारे एक्वस ह्यूमर का मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है। तो अगर हम कॉर्निया से बात करते हैं, कॉर्निया से क्या करता है, टेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये एक्वस ह्यूमर हमारे कॉर्निया से ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेता है, फिर इसको रिलीज लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज कर देता है। लेंस में क्या करता है, यूज O2
ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड पोटेशियम एंड रिलीज लैक्टेट, पायरुवेट एंड सोडियम को रिलीज करता है। विट्रस एंड रेटिना में क्या करता है, एक्वस पासेस अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज इनटू विट्रस व्हिच इन टर्न हेल्प इन रेटिनल फिजियोलॉजी। अब हम जैसा कि हमारा जो टॉपिक का नाम है एक्वस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज, तो हम अब बात करेंगे एक्वस प्रोडक्शन की, ठीक है, कि एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन होता कैसे। तो सबसे पहले बात आती है कि एक्वस प्रोडक्शन का फिजियोलॉजी क्या है, मतलब फंक्शन क्या है। तो इसमें है एक्वस ह्यूमर इज प्राइमरली ड्राइव फ्रॉम प्लाज्मा विद इन कैपिलरी नेटवर्क और सीलरी प्रोसेस। जो हमारी आई की जो कैपिलरी नेटवर्क है सीलरी प्रोसेस की, वो उस वहाँ जो हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वहां से हमारा एक्वस ह्यूमर ड्राइव होता है, ठीक है। थ्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस व्हिच कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। मतलब इसमें थ्री ये कह लो यहाँ पे थ्री फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो हमारे एक्वस प्रोडक्शन में और केमिकल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एक्टिव सिक्रेशन जो अराउंड 70% है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो 20% है, और डिफ्यूजन जो 10%। तो टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। तो यही हमारे तीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे एक्वस प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सबको दिखाई दे रहा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें तीन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे एक्वस प्रोडक्शन में या फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, ये भी हमारे एक्वस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो प्रोसेस बाय विच फ्लूइड एंड इट्स सॉल्यूट क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अंडर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की प्रेजेंस में जब कोई फ्लूइड या और उसके जो सॉल्यूट है वो क्या के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, तो ये हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वर्क करते हैं। द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कोलाइड इन टिश्यू स्पेस ऑफ सीलरी प्रोसेस फेवर द मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब कहने का मतलब है जो कोलाइड के जो हाई कंसंट्रेशन होगा जो हमारे टिश्यू स्पेस में जो सीलरी के टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट होंगे वो मतलब वो फेवर होंगे कि वो क्या करें, फेवर द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर के मूवमेंट में फेवर करेंगे एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस फ्लो इनटू स्ट्रोमा फ्रॉम कैपिलर, और जिसकी वजह से जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है वो स्ट्रोमा में कैपिलर के थ्रू चले जाएंगे। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या है एनर्जी क्या है वो प्रोसेस के पे डिपेंड करेगी। मीडिएटेड बाय ग्लोबुलर प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो मेम्ब्रेन प्रेजेंस से मीडिएटेड होगी। सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो सेलेक्टिव मूवमेंट होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएंगी। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस ऑफ लार्जर साइज, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है जो लार्जर साइज में है और ग्रेटर चार्जेस है वो क्या होंगे, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से, इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब बात आती है डिफ्यूजन की, ठीक है। अब है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस across membrane along concentrated gradient। मतलब कंसंट्रेटेड जो ग्रेडियंट है अब वो क्या करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे आयंस को लेके, वो मूवमेंट करेंगे मेम्ब्रेन को, वो क्या कर देंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो जो हायर कंसंट्रेशन है, डिफ्यूजन का मतलब है फ्लो फ्रॉम हायर
ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें जो हाई कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है वो लोअर कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट की तरफ चलना मतलब मूवमेंट करने लग जाएंगे, और ये किसके थ्रू होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ठीक है। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड। जो लिपिड में जो सोल्यूबल जो सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे थ्रू द लिपिड पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ सीलरी प्रोसेस। ठीक है। अब है एक्वस ह्यूमर पास पीसी टू एसी। ठीक है। sufficient diffusion exchange with surrounding tissue occur so that aqueous humor resemble plasma more closely with PC aqueous। ठीक है। अब बात आती है हमारी एक्वस फॉर्मेशन के कौन कौन से स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोमल पूल। पहले स्ट्रोमल पूल बनेगा, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम स्ट्रोमल फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस एनपीई होगा। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है इस एक्वस फॉर्मेशन का। तो जैसा कि हमारा फ्लो चार्ट है, तो सबसे पहले था फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोमल पूल के। अब इसमें क्या है, पहले सबसे पहले स्ट्रोमल पूल बनेगा। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये हमारे एक्वस प्रोडक्शन की सबसे फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मोस्ट सब्सटेंसेस पास फ्रॉम कैपिलरी। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की ही वजह से जो बहुत सारी जो सब्सटेंस है वो कैपिलरी के थ्रू क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे अक्रॉस स्ट्रोमा एंड बिटवीन पीई सेल। ठीक है। स्ट्रोमा और पीई सेल के बिटवीन में वो क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे बिफोर एक्यूमुलेटिंग बिहाइंड टाइट जंक्शन ऑफ एनपीई सेल। ठीक है। प्रोटीन इज फाउंड इन फिल्ट्रेट। जो प्रोटीन है वो फिल्ट्रेट में मिलेगा। क्यों? क्योंकि फेनेस्ट्रेटेड नेचर ऑफ सीलरी कैपिलरी। ये क्या है? इनका फेनेस्ट्रेटेड नेचर है, इसलिए प्रोटीन हमेशा फिल्टर में मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ स्ट्रोमल फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो इसमें क्या है? मेन ion to be activated transported across epithelial cell include sodium chloride और bicarbonate। कहने का मतलब है इसमें जो मेन आयंस है वो एक्टिवली क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे एपिथेलियल सेल की तरफ से क्या हो जाएंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, जिसमें हमारे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन की फीचर ऑफ एक्वस प्रोडक्शन। जो सोडियम का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यही मतलब हमारे एक्वस प्रोडक्शन का की फीचर है। ठीक है। इक्वा पोरिंग वन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब इसमें देखो, इसमें क्या है? इसमें पीई और एनपीई मतलब इसमें क्या है? आयंस क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे। तो स्ट्रोमल, पहले स्ट्रोमा का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही एक्वस फॉर्मेशन होने लगेगा। The net effect of ion transport system located in PE and NP। जो मतलब जो ट्रांसपोर्ट का जो नेट इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा पीई और एनपीई में देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है? लो लेवल ऑफ सोडियम इन बोथ एपिथेलियम। एपिथेलियम में दोनों ही तरफ क्या होगा? लो लेवल सोडियम प्रेजेंट होंगे। हाई लेवल ऑफ पोटेशियम एंड एस्कॉर्बेट। और जो हाई लेवल किसका होगा? पोटेशियम आयन का, एस्कॉर्बेट आयन का हाई लेवल प्रेजेंट होगा। और ये साथ साथ इंट्रासेलुलर पीएच को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस नॉन पिगमेंटेड सीलरी एपिथेलियम। इसमें क्या होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्रॉस नॉन पिगमेंटेड सीलरी एपिथेलियम रिजल्ट इन ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट। मतलब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हमारे नॉन पिगमेंटेड सीलरी एपिथेलियम को क्या कर जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक और इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट होने लगेगा। ठीक है। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब ऑस्मोटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए वाटर, क्लोराइड एंड अदर स्मॉल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट मूव इनटू पोस्टीरियर चैम्बर। जो वाटर और क्लोराइड और कुछ जो स्मॉल प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट है वो पोस्टीरियर चैम्बर की तरफ मूव कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है। सोडियम आयन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। इसमें जो सोडियम आयन है वही वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। अब आता है रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर, रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन एंड मेजरमेंट टेक्निक। इसमें क्या है? रेट ऑफ एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन का क्या है? जैसे कि पहले बताया 2 to 3 माइक्रोलीटर पर मिनट के बराबर इनका एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन रेट है।
टेक्निक फॉर मेजरिंग एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन कैन डिवाइड इनटू टू मेजर कैटेगरी। मतलब जिस टेक्निक के थ्रू हम एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन को मेजर करते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है प्रेशर डिपेंडेंट मेथड और दूसरा है ट्रेसर मेथड। ठीक है, अब है फैक्टर ऑफ एक्टिंग एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर इफेक्टिव है? तो इसमें आता है हमारा डायूरनल फ्लक्चुएशन। ठीक है, डायूरनल फ्लक्चुएशन जिसमें क्या एक्वस फ्लो इज हायर। एक्वस फ्लो हायर होगा इन द मॉर्निंग एंड देन द ग्रे आफ्टर एंड नून। मतलब जो एक्वस का जो फ्लो होगा वो मॉर्निंग में ज्यादा होगा और दोपहर और शाम के टाइम, मतलब शाम दोपहर के टाइम वो थोड़ा कम हो जाएगा। एज एंड सेक्स एक्वस फॉर्मेशन अपीयर टू बी सिमिलर इन मेल और फीमेल। मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही एक्वस फॉर्मेशन बराबर ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। देयर इज ए रिडक्शन इन एक्वस फॉर्मेशन विथ एज। एज के साथ इनमें इनकी फॉर्मेशन में भी रिडक्शन होने लगता है। अब आता है इंट्राओकुलर प्रेशर। तो एक्वस फॉर्मेशन रिमेन कांस्टेंट टिल IOP is raised to 50 mm Hg and over। मतलब जो एक्वस फॉर्मेशन है वो इंट्राओकुलर प्रेशर में मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। जब वो 50 mm Hg या उससे ज्यादा बढ़ जाए तो हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जो। ठीक है, अब है न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल में आता है स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 2, जिसकी वजह से क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज का इनहिबिशन हो जाएगा। और नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ बीटा, जिसकी वजह से क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हो जाएगा। मतलब जो अल्फा है वो इनहिबिट कर देगा और जो बीटा है वो एक्टिवेट कर देगा। एजेंट दैट अफेक्ट एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। कौन कौन से एजेंट है जो एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं? तो अल्फा एगोनिस्ट है जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा एक्वस फॉर्मेशन। बीटा ब्लॉकर से भी डिक्रीज हो जाएगा, कार्बोनिक अनहाइड्रेस से भी डिक्रीज हो जाए और कोवेबिन से भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर डायनेमिक के बारे में। तो इसमें है एक्वस इनफ्लो मतलब ड्रेन। ठीक है, इसमें क्या है, पासेस between iris and lens to enter anterior chamber through pupil। मतलब जो आयरिस और लेंस के बीच का जो पासेज है उसी में क्या होगा, इंटर वो एंटीरियर चैम्बर में इंटर करेगा थ्रू प्यूपिल के थ्रू, उसमें वो इंटर करेगा। थर्मल करंट इन एंटीरियर चैम्बर में क्या है, इन एंटीरियर चैम्बर एक्वस इज सब्जेक्टेड टू थर्मल करंट बिकॉज। मतलब इसमें एक्वस को क्या ऐसा बताया गया, थर्मल करंट बताया गया क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्वस चैम्बर है उन दोनों का जो टेम्परेचर वो मतलब क्या है, डिफरेंस होता है, इसलिए एक्वस को थर्मल करंट भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर है इसमें एंटीरियर पार्ट कूलर। जो उसका एंटीरियर पार्ट होगा वो बहुत ज्यादा कूलर होगा क्योंकि टीयर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर पार्ट गर्म होगा क्योंकि वहां पे वेसिकल्स जो वेसल्स होंगी उसमें वो गर्म होंगी, इसलिए जो उसका एक्वस चैम्बर का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो गर्म रहेगा। ठीक है, अब आता है एक्वस आउटफ्लो मतलब ड्रेनर। इसमें क्या है, एग्जिट द आई एट द एंटीरियर चैम्बर एंगल वाया टू पाथे। मतलब जो आई का एंटीरियर चैम्बर एंगल है वो टू पाथे में डिवाइड होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, कन्वेंशनल ट्यूबिकुलर पाथवे और दूसरा अनकन्वेंशनल टूबी स्क्लेरल पाथवे। ठीक है, अब हमारा कौन पाथवे का ये फ्लो चार्ट, इसमें क्या है, सीलरी प्रोसेस से क्या होगा, एक्वस इन पोस्टीरियर चैम्बर में पहुंचेगा। उसके बाद पोस्टीरियर चैम्बर में पहुंचने के बाद फिर एंटीरियर चैम्बर की तरफ से आएगा। फिर जब एंटीरियर चैम्बर की तरफ से आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला आएगा हमारा ट्यूबरकुलर मैसवर्क, दूसरा है सीलरी बॉडी। अगर हम ट्यूबरकुलर मैसवर्क की बात करें तो ट्यूबरकुलर मैसवर्क के बाद वो स्लेवन कैनाल तक जाएगा, फिर कलेक्टर कैनाल तक जाएगा, फिर एपिस्क्लेरल वेन में पहुंच जाएगा। अगर सीलर बॉडी की बात करें तो ये सुप्रा कोरेंडल स्पेस में जाएंगे, फिर वीनस सर्कुलेट कर देंगे, इसको सीलरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, कोरॉइड्स में, स्क्लेरा और ऑर्बिटल टिश्यू में डिवाइड कर देंगे, सर्कुलेट कर देंगे। अब आता है कन्वेंशनल ट्यूबरकुलर पाथवे। जो हमारा पाथवे था उसमें नंबर 1 है कन्वेंशनल ट्यूबरकुलर पाथवे, जिसमें क्या 75 से 90% एक्वस क्या हो जाता है, इसी रूट से ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, और ये इसका जो आउटफ्लो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। और ये हमारे
इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब आता है ट्यूबरकुलर मैशवर्क एंड स्लेमन कैनाल इथीलियल सेल, जिसमें क्या स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इनकी, एक्टिव फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, हाई लेवल ऑफ साइटोस्केलेटन एक्टिंग होगी और लोअर लेवल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ डेंसनेस एंड वेमेंटिन शो सिमिलरिटी और स्मूथ मसल सेल, मतलब डिस्मिस और वेमेंटिन की वजह से स्मूथ सेल है वो सिमिलर दिखाई देंगी। ठीक है, सजेस्ट दैट tubercular meshwork endothelial cell are specialized both for जो और ये भी कहा गया है कि जो ट्यूबरकुलर मैशवर्क एंडोथेलियम है उसको हम स्पेशलाइज मानते हैं किसके लिए, एंडोसाइटिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूशन के लिए, और साथ साथ कॉन्ट्राक्टिलिटी के लिए भी हम मानते हैं। अब आते वैक्यूलेशन थ्योरी ऑफ एक्वस ट्रांसपोर्ट अक्रॉस स्लेमन कैनाल, जो हमारी वैक्यूलेशन जो थ्योरी है एक्वस ट्रांसपोर्ट जो स्लेमन कैनाल के थ्रू होने वाली, तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, प्रेशर डिपेंडेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो प्रेशर है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करती है, और इसके 5 स्टेजेस, नंबर 1 है नॉन वैक्यूलेटरी स्टेज, नंबर 2 है स्टेज ऑफ अर्ली अनफोल्ड ऑफ stage of early unfolding of basal surface of the endothelial cell. Third है stage of microvacuolar structure formation. Fourth stage of vacuolar transcellular channel formation. और fifth stage of occlusion of the basal folding. ठीक है, अब आता है एक्टिव पंप मैकेनिज्म ऑफ एक्वस आउटफ्लो। ठीक है, इसमें हम क्या है, ऑपरेटिंग फोर्स इज ऑसिलेटरी प्रेशर ट्रांसिएंट, जो ऑपरेटिंग फोर्स होगी वो हमारी ऑसिलेटरी प्रेशर ट्रांसिएंट होगी, जो किसके थ्रू कॉज होगी, हमारे ओकुलर पल्स, ब्लिंकिंग और आई मूवमेंट के थ्रू कॉज होते हैं। ठीक, टीएम मतलब ट्यूबरकल मैशवर्क एक्टिवली मूव, वो कहाँ मूव आउटवर्ड, वो आउटवर्ड की तरफ मूव करेगा, एंड रिकॉइल बैकवर्ड, और वापस कॉइल में आ जाएगा, रिकॉइल बैकवर्ड इन रिस्पांस ऑफ ऑसिलेटरी प्रेशर ट्रांसिएंट के रिस्पांस में वापस से बैक साइड आ जाएगा। एक्वस वॉल प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इनर वॉल ऑफ सैल्मन कैनाल, जो एक्वस वॉल है वो सैल्मन कैनाल के इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होता है, एक वन वे पासेज होता है फ्रॉम द just a canonical space of inside of asset. Pressure gradient between IOP and EVP also facilitate unidirectional pulsar light flow. ठीक है, करेक्शन की कौन कौन सा कॉरिलेशन है इसमें, जो ट्यूबिकुलर आउटफ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, ड्रग्स की वजह से इंक्रीज हो सकता है, लेजर ट्यूबिकुले प्लास्टिक और फिल्ट्रेशन सर्जरी से इंक्रीज हो जाता है। हाई ईवीपी कैन कॉज कोलैप्स और एससीएस, जो हमारे स्लेमन कैनाल है उनके आपस में कोलैप्स होने की वजह से भी ईपीएम हाई हो जाता है, और इंक्रीज इन एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो जो है वो आउटफ्लो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आल्सो कैन कॉज ब्लड इन स्लेमन कैनाल में ब्लड होने लगेगा। व्हेन आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर जब लो होगा तो ट्रेस मेशवर्क जो है वो आपस में मतलब कोलैप्स हो जाएंगे, और ब्लड में रिफ्लक्स, और जो ब्लड होगा वो वापस से स्लेमन कैनाल की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनकन्वेंशनल ऑब्वियसली पाथ है, जिसमें क्या है 10 से 25% ऑफ टोटल एक्वस आउटफ्लो होता है अप्रोक्स 0.3 माइक्रोलीटर पर मिनट के हिसाब से, और जो ये आईओपी चेंजेस पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्वस ह्यूमर इंटर द सीलरी मसल, जो एक्वस ह्यूमर है वो हमारे सीलरी मसल के थ्रू, और सीलरी बॉडी फेस एंड इट्स आइरिस रूट के थ्रू इंटर कर जाएगा। पासेस पोस्टेरियर बिटवीन बंडल्स ऑफ सीलरी मसल्स, जो पासेस है पोस्टेरियर वो जो हमारे सीलरी मसल्स के बंडल है उनके बीच से होकर ये पहुंच जाएगा हमारे सुप्रा सीलरी से लेकर सुप्रा कोरोइडल स्पेस तक पहुंच जाएगा। लीव द आई थ्रो, और ये आई को छोड़ देगा थ्रो द इंटैक्ट स्क्लेरा
स्क्लेरा के थ्रू छोड़ देगा, अलाउ पेनिट्रेटिंग नर्व एंड नर्व वेसल्स थ्रू द स्क्लेरा। यूवियोस्क्लेरल ड्रेनेज पॉसिबल ओनली बिकॉज जो यूवियोस्क्लेरल ड्रेनेज है वो पॉसिबल तभी होगा क्योंकि प्रेशर में सुप्राकोरैडल स्पेस इज 2 to 4 mm, क्योंकि जो सुप्राकोरैडल स्पेस में जो प्रेशर है वो 2 to 4 mm के बराबर होगा, mm ऑफ Hg के बराबर होगा, जो एंटीरियर चैम्बर से बहुत ही कम होगा। दिस प्रेशर डिफरेंस may be reserved from age of tuberculosis। जो ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो मतलब किसके थ्रू हमने रिवर्स कर दिया है, ट्यूबरक्लो जो सर्जरी उसके थ्रू हमने कर दिया है। ठीक है,